तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामरओवी पार्ट 16 की। जैसा कि आपने पहले देखा था कि चीफ जज हांसे सांग चीफ प्रिसाइडिंग जज से बहुत ही गुस्से में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर डिपार्टमेंट 43 के चीफ जज पहुंच जाते हैं। फिर वो हांसे सांग से कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो चीफ प्रिसाइडिंग जज से। हांसे सांग गुस्से से डिपार्टमेंट 43 के जज की ओर देखने लग जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो संगोंग की ओर देखकर बोल रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में तुम जमीन पर क्यों लेटे पड़े हो। संगोंग खड़ा होता है और हांसे सांग से कह रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे मुझे पंच मार सकते हो, वो भी सबके सामने। तुम्हें भी इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, साथ ही में तुम्हारे लिए भी डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी। तभी बायरन कहता है कि मेरे खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए डिसिप्लिनरी कमेटी को, क्योंकि मैं भी एक ग्रुप लीड कर रहा हूँ जैसे कि चार्योम ने किया था। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक पिटीशन का लेटर निकालता है जिसपे कि कुछ जजेस के साइन होते हैं। इसके बाद बोवांग भी आता है अपनी लिस्ट लेकर। बोवांग के डिपार्टमेंट के जो चीफ जज होते हैं उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन बोवांग नहीं मानता है। चीफ प्रिसाइडिंग जज कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बारम और बोवांग दोनों पिटीशन की लिस्ट लेकर बाहर जजेस के पास जा रहे होते हैं ताकि वो उनसे साइन करा सकें। कुछ जजेस ने साइन कर दिया होता लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने साइन नहीं किया होता। फिर रात को वो वांग बारम के पास जाता है, उसे बता रहा होता है कि मैंने एक हॉस्पिटल के बारे में स्ट्रेंज न्यूज़ सुनी है। एक रिपोर्टर सेजिन हॉस्पिटल में गई थी, उसने वहां पर एक चीज़ देखी जो तुम्हारे रेप केस की विक्टिम थी ली जू सन, जिसने अपना बयान चेंज कर लिया था। वो हॉस्पिटल में काम करती थी लेकिन उसने काम करना बंद कर दिया है वहाँ पर। फिर भी वो हॉस्पिटल में थी अपने कैजुअल क्लोथ में और वहाँ पर वो वीआईपी हॉस्पिटल रूम में थी। कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो बात हमें नहीं पता। वैसे भी ये रिपोर्टर किम दाइन बहुत ही शार्प है जिसने ये आर्टिकल लिखा है। किम दाइन का नाम सुनते ही बारम सरप्राइज होता है। फिर बोवांग पूछा होता है क्या तुम इसे जानते हो। बारम कहता है शायद। इसके बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। बारम ऑफिस में पहुंचने के बाद चारम से पूछा होता है क्या तुम ठीक हो। चारम बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर आने वाला ट्रायल मेरा आखिरी ट्रायल भी हो। वैसे भी कुछ भी हो जाए तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे एज अ राइट सीट जज। शायद हम दोनों सेम रूम में काम नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। बारम कुछ भी नहीं कहता और ये सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। अगले दिन चारम ऑफिस पहुंचते हैं। फिर कुछ देर बाद वो बारम और चीफ हाथ से सांग के साथ कोर्ट में चली जाती है ट्रायल के लिए। ट्रायल की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये वही ट्रायल होता है जिसमें कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया होता है। सबसे पहले विटनेस के तौर पर लैंडलेडी को बुलाया जाता है। लैंडलेडी बता रही होती है कि जिस रात को इसके हस्बैंड का मर्डर हुआ था उस दिन ये दोनों फाइट कर रहे थे। जब मैं शांत कराने के लिए पहुंची तो फिर मैंने देखा कि इसके हाथ में एक सीजर थी जिसपे खून लगा हुआ था और ये बार बार कह रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया है। इसके बाद एक और विटनेस की गवाही ली जाती है और थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया जाता है। ब्रेक के बाद हियरिंग स्टार्ट होती है तो फिर जो डिफेंडेंट का लॉयर होता है वो लैंडलेडी से क्वेश्चन पूछ रहा होता है क्या आपने डिफेंडेंट को अपने हस्बैंड को मारते हुए देखा था। लैंडलेडी बता रही होती है कि मैंने सिर्फ सीजर देखी थी इसके हाथ में जिसपे कि खून लगा था। फिर डिफेंडेंट का लॉयर बोल रहा होता है कि क्या पता इन्होंने गलती से अपने हस्बैंड को मार दिया वो सीजर। वहाँ पर एक ज्यूरियर्स की टीम और साथ ही में कई न्यू रूट के लोग भी आए होते हैं तो फिर वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे होते। तो वो जो विक्टिम का लॉयर होता है वो आज के लिए कोर्ट को एटेंड करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन चार्योम मना कर देती है। इधर बो वांग अपने ऑफिस में होता है तो फिर जो उसका कलीग होता है वो उसे अपने पास बुलाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ये चीज़ पढ़नी चाहिए। बो वांग अपने कलीग के पास जाता है और देखता है कि उसके कंप्यूटर पे एक लेटर लिखा हुआ होता है। वो लेटर लिखा होता है होंग यूजिन ने, जो कि पहले संगोंग के लिए काम किया करती थी। होंग यूजिन ने लेटर में लिखा होता है कि पहले मैं संगोंग के लिए एसोसिएट जज के तौर पर काम किया करती थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे लेकिन उस टाइम पर मेरी चार्योम ने हेल्प की थी। एक काम को पूरा करने के बाद भी वो मुझे बार बार काम कराते थे। उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई थी। उनकी वजह से मेरा मिस कैरेज हो गया और ये सब मुझे झेलना पड़ा। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करना चाहती हूँ। क्या आप भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो। ये लेटर सारे डिपार्टमेंट में फैल गया होता है, यहाँ तक कि चीफ प्रिसाइडिंग जज ने भी इसे पढ़ लिया होता है। इधर दूसरी ओर कोर्ट में चार्योम लैंडलेडी से पूछी होती है क्या आपने विक्टिम और डिफेंडेंट की फाइट का शोर सुना था। लैंडलेडी हाँ कहती है और बता रही होती है कि इन दोनों की अक्सर फाइट होती रहती थी। फिर चारों लैंडलेडी से बोल रही होती है कि एक 12 डिफेंडेंट की ओर देखो, इनका वेट 45 केजी है। क्या आपको पता है कि इनके हस्बैंड का वेट कितना था। लैंडलेडी बोल रही होती है कि शायद 90 केजी। चारम बोलती है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनका वेट 97.5 केजी था। ये सुनते ही जो ज्यूरर की टीम होती है वो सरप्राइज हो जाती है। चारम लैंडलेडी से बोल रही होती है कि आपको सुनाई दिया कि ये एक नॉर्मल कपल फाइट थी, क्या आपको लगता है वाकई में ये फाइट थी। आपको ये नहीं लगा एक बार भी कि शायद डिफेंडेंट को पीटा जा रहा है। जब डिफेंडेंट ने आपको बताया था कि उसने अपने हस्बैंड को मारा है तो फिर वो उस टाइम पर कैसी दिख रही थी। क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पीटा गया है। लैंडलेडी हाँ बोलती है। इसके बाद चारों विक्टिम के लॉयर से बोल रही होती है कि पुलिस ऑफिसर ने वहाँ पर इंसिडेंट के बाद कुछ फोटोज दी थी लेकिन तुमने वो सबमिट नहीं की है, क्या हम उसे एक बार देख सकते हैं। लॉयर बोल रहा होता है कि उस टाइम की जो फोटोज़ हैं वो एविडेंस के तौर पर क्वालिफाई नहीं करती हैं।
तभी चीफ जज लॉयर से बोलते हैं कि लेकिन हमें वो फोटोज़ देखनी है, तुम चुपचाप उन फोटोज़ को दिखाओ। लॉयर कुछ भी नहीं बोलता और वो प्रोजेक्टर पे उन फोटोज़ को दिखाता है। जैसे ही प्रोजेक्टर पहली फोटो आती है और वो फोटो होती है डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट बुरी तरीके से चोटिल होती है, उस पर बहुत सारा खून भी लगा हुआ होता है। ये देखकर चार्यम थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम के बारे में याद आ जाता है। फिर चार्यम विटनेस से और भी कई क्वेश्चन पूछती है और वो सारे जवाब दे देती है। इसके बाद उसे वापस भेज दिया जाता है और जो विक्टिम का लॉयर होता है वो डिफेंडेंट को कटघरे में बुलाता है उससे क्वेश्चन पूछने के लिए। विक्टिम का लॉयर डिफेंडेंट से बोल रहा होता है कि जब तुम्हारे हस्बैंड आए तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, साथ ही में उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था। अगर तुम्हें हेल्प ही चाहिए थी तो फिर तुम वहां से भाग सकती थी, साथ ही में तुम किसी नेबर की हेल्प भी ले सकती थी। डिफेंडेंट इसका जवाब तो नहीं देती लेकिन वो माफी मांगने लग जाती है। फिर चार्यम डिफेंडेंट से बोल रही होती है कि जब फ्लोर पर लेटी हुई थी तो फिर आपके हस्बैंड आपको चेस्ट और स्टमक में किक मार रहे थे। डिफेंडेंट हाँ बोलती है। फिर चार्यम पूछती है तभी उस टाइम पर आपने सीजर लिया और अपने हस्बैंड को मार दिए, और उस टाइम पर वो सीजर आपके बेडरूम में क्या कर रही थी फ्लोर पर। डिफेंडेंट कह रही होती है कि जो मेरे हस्बैंड की जैकेट की पॉकेट थी वो फटी हुई थी। चार्यम पूछ रही होती है क्या आप उस जैकेट की पॉकेट को सिल रही थी। डिफेंडेंट हाँ बोलती है। ये सुनकर जीरो की टीम काफी सरप्राइज हो जाती है। फिर विक्टिम का लॉयर खड़ा होता है और जीरो की टीम से बोल रहा होता है कि मारने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं था, ये काफी अटपटा है। आपको कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए। जो विक्टिम की वाइफ थी उसका अफेयर चल रहा था, ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो ये बात सुनकर गुस्सा नहीं होगा। मैं मानता हूँ उस टाइम पर वो वायलेंट हो गया था लेकिन इन्होंने उसे मार दिया जान से। ऐसे एक्शंस को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। अगर इसे हम सेल्फ डिफेंस के तौर पर यूज करेंगे तो फिर कई सारे लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। जूनियर की टीम इस बात के लिए हामी भरती है। फिर विक्टिम का लॉयर चीफ जज से बोल रहा होता है कि हमें डिफेंडेंट को कम से कम 20 साल की सजा देनी चाहिए। चीफ जज डिफेंडेंट से पूछ रहे होते हैं क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। डिफेंडेंट खड़ी होती है और सबसे माफी मांगने लग जाती है। इसके बाद चीफ जज जूनियर की टीम को डिस्कशन करने के लिए भेज देते हैं। उन्हें भेजने के बाद चीफ जज चार्यम और बारम भी अपने ऑफिस में चले जाते हैं। चार्यम और बारम के ऑफिस पहुंचने के बाद वहां पर होंग यूंजी पहुंच जाती है और वो चार्यम से कह रही होती है कि तुम्हें हमारे कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए। बारम वेबसाइट चेक करता है और वो देखता है कि होंग यूंजी ने वहां पर एक लेटर पोस्ट किया होता है संगोंग के खिलाफ। होंग यूंजी चार्यम से बोल रही होती है कि अब मैं ये और नहीं छुपाना चाहती हूँ। मैं चीफ प्रिसाइडिंग जज से मिलने के लिए गई थी और मैंने उन्हें सारी बात बता दी है और ये सब करने की हिम्मत मुझे तुमसे ही आई है। अगले दिन चीफ जज हानसे सांग चार्यम और बारम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इस ट्रायल के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। चीफ जज कह रहे होते हैं कि अगर इस ट्रायल की जो वर्डिक्ट है वो डिफरेंट हुई तो फिर इस बार भी इसका एक बैकलैश होगा। ज्यूरी की टीम का भी सेम थॉट होना चाहिए हमारी तरह। अगर हमारा डिपार्टमेंट उसमें गिल्टी पाया गया तो फिर ज्यादातर दोष जो जाएगा वो तुम पर जाएगा चार्यम। चार्यम कह रही होती है कि मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर संगोंग अपने ऑफिस में होता है तभी वहां पर चीफ प्रिसाइडिंग जज पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर संगोंग खुश हो जाता है, पूछ रहा होता है क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप चा और यम को डिसिप्लिनरी कमेटी में भेज रहे हो। चीफ प्रिसाइडिंग जज बता रहे होते हैं कि मैंने वो रिक्वेस्ट विड्रॉ कर ली जो कि चारों के खिलाफ थी, लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तुमने होंग यूंजी के साथ कई और भी एसोसिएट जज के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव किया है। जितने भी जज ने तुम्हारे साथ काम किया सबका सेम ही ओपिनियन है और ये खबर शायद अभी तक मीडिया में नहीं फैली है। तुमने मुझसे कहा था कि अगर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर किसी को क्लेम लेना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। ये कहकर वो चले जाते हैं। कोर्ट के बाहर होंग यूंजी के साथ में कई सारे एसोसिएट जज होते हैं, उनकी वहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर बो वंग का कलीग आता है और सबको बता रहा होता है कि चीफ प्रिसाइडिंग जज ने जो रिक्वेस्ट दी थी उसे विड्रॉ कर लिया है। ये सुनकर जितने भी जजेस होते हैं वहाँ पर वो सारे खुश हो रहे होते हैं। इधर रात को एक जगह पर एनजे ग्रुप का इनॉग्रेशन इवेंट चल रहा होता है। वहाँ पर योंगजुन अपनी सिस्टर के साथ मौजूद होता है और वो स्पीच दे रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पर एक लेडी पहुँच जाती है रिपोर्टर के साथ और बोल रही होती है कि मेरे बेटे को तुम वापस करो, तुम्हारे हॉस्पिटल ने उसे मार दिया है। फिर रिपोर्टर योंगजुन से पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता है कि जो रेप केस की विक्टिम थी वो सेजिन हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में मौजूद थी। जितने भी उसके रिकॉर्ड थे वो सारे फेक नेम पर थे। उसने अपना बयान इसी वजह से चेंज किया क्योंकि तुम्हारे हॉस्पिटल ने उसकी मॉम का इलाज किया, वो भी फ्री में, और साथ ही में तुमने उस लड़की के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी सेंड किए हैं। ये सुनकर योंगजुन की सिस्टर पूछ रही होती है कि वाकई में ये सब हुआ है। योंगजुन कह रहा होता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन योंगजुन की सिस्टर उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और उस लेडी और रिपोर्टर को लेकर चले जाते हैं बाहर। इधर दूसरी ओर चीफ जो अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं काफ़ी देर रात तक और वहाँ पर उनके साथ में चार्यम और बारयम भी होता है। कुछ ही देर बाद कोर्ट क्लर्क जियोंग वहाँ पर आती है ज्यूरी की वर्डिक्ट लेकर। चीफ जज वर्डिक्ट को पढ़ते हैं और बता रहे होते हैं कि ये कोई गिल्टी वर्डिक्ट नहीं है। उन सब ने ये माना है कि डिफेंडेंट गिल्टी नहीं है।
ये सुनकर चारों एवं बारह मुस्कुरा रहे होते हैं। चीफ जज बोल रहे होते हैं कि खुश होने की कोई बात नहीं है। जो ऐसे मर्डर केस होते हैं कभी भी कोर्ट उन्हें सेल्फ डिफेंस के तौर पर रूल नहीं करता है। भले ही अभी हम डिफेंडेंट को एक्विट कर दें, लेकिन जो हाई कोर्ट है इसके अगेंस्ट में डिसीजन लेगा। चारों कह रही होती है कि हम कोई नया ओपिनियन पेश करेंगे, भले ही उसे एक्सेप्ट किया जाए या फिर नहीं। चीफ जज कह रहे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने राइट डिसीजन लिया है। बारम पूछ रहा होता है कि कौन सा डिसीजन। चीफ जज बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें मेरा रेजिग्नेशन लेटर याद है, मैंने वो सबमिट कर दिया है और इस टाइम उन्होंने मुझे रुकने के लिए नहीं बोला और यही मेरा आखिरी ट्रायल होगा। कुछ घंटे पहले चीफ जज हांसे सांग चीफ प्रिसाइडिंग जज के ऑफिस में जाते हैं अपना लेटर सबमिट करने के लिए। सबमिट करने के बाद वो कह रहे होते हैं कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको चारिम और बारिम को प्रोटेक्ट करना होगा मेरे लिए। वो दोनों हमारा फ्यूचर है और जो हम दोनों हैं वो पास्ट हैं। चीफ प्रिसाइडिंग जज कुछ भी नहीं बोलते और मुस्कुराने लग जाते हैं। ये सुनने के बाद चारिम और बारिम काफ़ी इमोशनल हो गए होते हैं और वो चीफ जज हांसे सांग से बोल रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो। चीफ जज कह रहे होते हैं कि काफ़ी साल हो गए मुझे काम करते हुए और मेरा टाइम आ गया यहाँ से जाने का। फिर वो खड़े होकर दोनों से हैंडशेक करते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। अगले दिन वो तीनों कोर्ट में होते हैं और ट्रायल को स्टार्ट किया जाता है। चीफ जज वर्डिक्ट सुनाते हैं और वो ये होती है कि जो डिफेंडेंट है उसे इनोसेंट घोषित कर दिया जाता है। वर्डिक्ट देने के बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से वो रुक जाते हैं। फिर वो सबको थैंक यू बोलते हैं और कोर्ट को चारों ओर से देखने लग जाते हैं। पूरी तरीके से देखने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है इस ड्रामा की स्टोरी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले एक और नई ड्रामा की स्टोरी के साथ।